डायरेक्ट आएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आएगा, और ये क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली ही सॉल्व करना पड़ेगा। जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो अब मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करा देता हूँ। उससे पहले कल के लेक्चर में किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट है, राघव, वंशिका, हर्षु, आदित्य, अगर कोई डाउट है, महक, महक आपका सैटरडे को टेस्ट है बेटा? यस सर। ठीक है, कौन से चैप्टर का बेटा? सर कौन से वाला? स्कूल के अंदर। सर मेरा बायो का है। अच्छा, आपका बायो का है, चलो कोई बात नहीं। सो हमारे पास लगा था पता कि मेरे को लगा कि सर शायद फिजिक्स का भी है बट उसके 3 चैप्टर आ रहे हैं। नहीं, वो कब है आपका टेस्ट? सर वो भी है दिन। अच्छा चलो ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो महक, कल हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ किया, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को अंडरस्टैंड किया। यहाँ पर अब हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। तो आज हम यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग, समझिए, इन द फॉलोइंग फिगर, आपके पास यहाँ पर जो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, of the equipotential surfaces, of the equipotential surfaces, calculate the value of the electric field, calculate the value of the electric field। मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी। मेरे पास यहाँ पर ये पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये मेरे पास दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की वोल्टेज आपके पास 50 वोल्ट है, दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस की वोल्टेज 30 वोल्ट है, और हमारे पास इन दोनों के बीच की सेपरेशन, हमारे पास इन दोनों के बीच की सेपरेशन, इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की सेपरेशन 6 सेंटीमीटर। टीचर मुझे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहे हैं, टीचर मुझे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहे हैं, तो ये कैसे निकलेगी? तो पहली बात, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल की तरफ होती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल की तरफ को होगी, तो ये 50 से 30 होगी, 50 से 30 होगी, 50 से 30 हो जाएगी। दूसरी बात, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे दी जाती है? नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल फाइनल, तो 30 फाइनल है, माइनस पोटेंशियल इनिशियल 50 इनिशियल है, एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का गैप, और इन दोनों के बीच का गैप या फिर इन दोनों के बीच की हमारे पास सेपरेशन, इन दोनों के बीच की हमारे पास सेपरेशन। और मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये सेपरेशन जो आप लोगे, ये सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, ये सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। ये 6 सेंटीमीटर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो ये 6 सेंटीमीटर भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। याद रखना, ये सेपरेशन रैंडम नहीं है, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की सेपरेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होनी चाहिए। तो मेरे पास अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई? माइनस का, माइनस का। मेरे पास पोटेंशियल फाइनल 30 माइनस पोटेंशियल इनिशियल कितने के बराबर है? 50, और इनके बीच की सेपरेशन जो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे पास आ गया 6 × 10⁻²। तो मेरे पास ये कितना आ गया? ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 6, और आपके पास ऊपर चला गया 100, या फिर ये मेरे पास यहाँ पर कितने के बराबर है? ये कैंसल आपके पास हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 10, तो 1000 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट पर मीटर। सो 1000 डिवाइड बाई 3 वोल्ट पर मीटर, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है?
तो आप बोलोगे ये मेरे पास एक्स एक्सिस की तरफ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कौन सी डायरेक्शन में है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस। बड़ी सिंपल सी चीज। क्या टीचर मुझे हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ये जरूरी नहीं है। अब टीचर मुझे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ। लो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई। ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, और नीचे वाली मेरे पास 60 वोल्ट है, ऊपर वाले की वोल्टेज मुझे नहीं पता। और इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। टीचर मुझे बोलता है कि अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 20 न्यूटन पर कूलम है, 20 न्यूटन पर कूलम है, तो मुझे ये बताना है क्या आपके पास ये जो दूसरी सरफेस है इसका पोटेंशियल क्या होगा, आपके पास इसका पोटेंशियल क्या होगा, जरा चेक करें। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ पोटेंशियल फाइनल जो कि हमारे लिए अननोन है, माइनस पोटेंशियल इनिशियल जो कि 60 है, और इनके बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 20 की है, माइनस ऑफ v माइनस ऑफ 60, और यहाँ पर 0. तो आपके पास ये आ गया 10, तो ये कैंसल आपके पास हो गया। सो 2 इज इक्वल टू माइनस वी प्लस ऑफ 60। कौन बताएगा v किसके बराबर है, कौन बताएगा v किसके बराबर है, तो v आपके पास कितना आ गया 58 वोल्ट। तो दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस की वोल्टेज किसके बराबर है, 58 वोल्ट के बराबर, 58 वोल्ट के बराबर, 58 वोल्ट के बराबर। जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बच्चे, जल्दी बताओ, शाबाश, कोई प्रॉब्लम इसमें? जी जी मेघा, बच्चे बोल, बच्चे शाबाश बोल। सर आपने ऊपर बोला कि जो सेपरेशन होगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। जी बेटा, बेटा देखिए, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाके ही पता लगता है राजे। अगर आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, वेरी बेसिक क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे पास किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ। अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर ए से आपके पास बी की तरफ को जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रहा हूँ, और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ उसका कंपोनेंट कितने के बराबर आएगा, जल्दी बता दे बच्चे। तो मैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चला, तो आपका आंसर आएगा सर ए बी कॉस थीटा। तो जहां पर भी मैं पहुंचूंगा मुझे पता लगेगा कि वहां का पोटेंशियल पहले पोटेंशियल से कम है। अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, समझ लड़की, अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर चलूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं चल रहा हूं, परपेंडिकुलर चल रहा हूं, अब मेरा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं चल रहा हूं, परपेंडिकुलर चल रहा हूं, तो बता ऐसा करने से यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, जल्दी बता, सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा। तो आपका ये सारा पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो सब सेम आएगा, तो तुझे पता ही नहीं लग पाएगा कि पोटेंशियल चेंज भी हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको पोटेंशियल का चेंज तब पता लगता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के अलोंग ट्रेवल करते हो। 0 डिग्री पे भी जा सकते हो, 180 पे भी जा सकते हो। ऐसा करने से आपको पोटेंशियल या तो घटता हुआ नजर आता है या बढ़ता हुआ। अगर आप अलोंग नहीं चलोगे तो आपको पोटेंशियल हर जगह पे क्या नजर आएगा, सेम।
क्योंकि यहाँ पर राजे हमारे पास जो सिस्टम है, यहाँ पर समझ, जो हमारे पास सिस्टम है, मैं मान के चल रहा हूं कि नीचे वाली जो सरफेस है वो 60 वोल्ट है और ऊपर वाली सरफेस वो अननोन वोल्टेज है, और ये भी गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर है। तो डेफिनेटली बच्चे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलूंगा तो 60 वोल्ट से ये पोटेंशियल चेंज होकर थोड़ा कम हो जाएगा, और मैं वही तो चाह रहा हूं कि कितना कम होगा। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलते हो 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, तो आपको अलग अलग पोटेंशियल्स की सरफेस मिलती है जिनको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर चलता हूं मेगा, तो मुझे वहां पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी, पर वो एक सिंगल होगी, और मुझे दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी मिल ही नहीं पाएगी, और इस वजह से मुझे समझ ही नहीं आ पाएगा कि पोटेंशियल चेंज क्यों नहीं हो पा रहा है। जबकि यहाँ पर गिवन, देखना गिवन है, वो बोल रहा है इस प्लेट का ये पोटेंशियल है, दूसरा निकालना है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जा रही है, तो आप उसके साथ चलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपको पता लगेगा कि दूसरे का पोटेंशियल पहले वाले से कितना कम है। ठीक, तो आप हमेशा अलोंग चलते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, अगर आप परपेंडिकुलर चलोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, हम अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस नजर आएगा, जो हम देखना चाहते हैं बच्चे। ठीक मेगा, क्लियर मेगा? ओके सर, थैंक यू। अब मेरे को बात, थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। तो हमारे पास यहाँ पर इस बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि भैया ऐसा क्यों करते, तो हमने जवाब दिया कि भैया हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बच्चे हमारे पास बड़ा टेक्निकल है। मेरे पास यहाँ पर दो प्लेट्स आ गई, देखना ध्यान से, मेरे पास यहाँ पर दो प्लेट्स आ गई, ग्रेविटी एक्सक्लूड कर दो, ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल देखिए, ये 60 वोल्ट है और ये मेरे पास यहाँ पर 30 वोल्ट है। इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो मेरे पास है 0.4 मीटर। इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का। अब समझो मैं आपको क्या पूछने वाला हूं, मैं आपको पूछने वाला हूं इस पॉजिटिव चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी। So we have to find out the force on the 2 microcoulomb charge. The force on the 2 microcoulomb charge. अब चार्ज पे फोर्स कैसे लगती है, या तो कोई दूसरा चार्ज हो और नहीं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो। हमारे पास दो ही तरीकों से तो बच्चे फोर्स लगती है, एक कि मेरे चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज हो, और दूसरी बात बच्चे हमारे पास, या फिर एक चार्ज के पास बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पे फोर्स लगाएगी। लेकिन इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां पर लगेगी, तो बच्चा बता सकता है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऊपर से नीचे लगेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऊपर से नीचे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे क्यों लगी, कोई बच्चा बता सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां पर होती है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। और इस वजह से अब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई, माइनस ऑफ पोटेंशियल फाइनल 30 माइनस पोटेंशियल इनिशियल 60 एंड डिवाइडेड बाय 0.4। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई, तो 300/4। तो मेरे पास यहाँ पर करीबन ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 75 वोल्ट पर मीटर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो अब फोर्स किसके बराबर होती है, जल्दी बता दो। द फोर्स इज गिवन बाय Q into E। तो Q आपके पास है 2 × 10⁻⁻⁶, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है, 75। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 150 × 10⁻⁻6 न्यूटन की फोर्स लग जाएगी। तो 150 × 10⁻⁻6 न्यूटन के आपके पास यहाँ पर फोर्स लग जाएगी। जी,
कोई डाउट इसके अंदर से, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आप इस चार्ज की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन मास। इसके बाद आप इस चार्ज की मोशन को स्टडी कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सपोज कि कोई टीचर इस चार्ज के एक्सेलरेशन की बात करता है, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ जाएगी? फोर्स अपॉन मास। तो मेरे पास फोर्स गिवन है 150 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन द मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। तो ये मेरे पास इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। जी, किसी बच्चे का डाउट इसमें से? किसी बच्चे का कोई डाउट? ये शाबाश, बोलो स्तुति। सर कैलकुलेशन में हम ई के साथ -75 वोल्ट पर मीटर नहीं लिखेंगे? चल तू बता, मैं तेरी बात मान जाऊंगा, तू बता कैसे लिखेगी? कैसे लिखेगी? यहाँ पर 30 माइनस 60 कितना हो जाएगा? -30, और -30 माइनस क्या हो जाएगा? +300 नहीं हो जाएगा? +30 हो जाएगा। तो फिर तो नहीं आना चाहिए ना, है ना? यस सर। सर लेकिन नेगेटिव साइन आ सकता है ना? देख, आने को आ सकता है राजीव, मैं तेरे को मना नहीं करता हूँ, लेकिन पॉइंट है पंगे में क्यों पड़ना? पंगे में क्यों पड़ना? अगर तू बोले कि स्तुति के सर में शेर के साथ लड़ सकते, मैं बोला हाँ लड़ तो सकती है, पंगे क्यों लेने? क्यों पंगे लेने? पंगे लेने ठीक है, मैं बात मानता हूँ, स्तुति दिल करता है ना, अरे यार पंगे लेके देखते हैं यार, प्लस माइनस करके देखते हैं। बात के अंदर लगता है अरे यार आता हुआ क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, ऐसे पंगा ले लिया, छोड़ कर, क्यों क्यों बुरा मत मान, कोई बात नहीं, छोड़ दे, रहम कर इसके ऊपर, ठीक है? तो इसको छोड़ देना, ठीक है स्तुति? पॉजिटिव में रहने दे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी टीचर को जो पेपर चेक करेगा, ठीक है? यस सर। चल हाँ राघव बोल। सर जैसे कि सर लास्ट चैप्टर में सर हमने सर मोशन लिप किया था सर, आपने सर प्रोजेक्टर मोशन पढ़ाया था, तो सर इसमें भी ऐसे होता है सर? राजीव मैं आपको कहता हूँ क्या नहीं हो सकता, अब तो ये आपको खुद सोचना है। मैं तो आपको बच्चे उस लेवल तक पहुंचा रहा हूँ जिस लेवल के ऊपर पहुंचने के बाद आप अपने स्कूल के जितने भी आपके साथी हैं उनसे काफी ऊपर होंगे। अगर आप सोच पाओ, अगर मेरे हिसाब से आप चल पाओ, आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की या सीखने की या समझने की। मैं तो सारे कॉन्सेप्ट मिला रहा हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो, नो इश्यू, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गई। उसके बाद अब पुराना चैप्टर कोई भी बच्चा ओपन कर सकता है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी दोबारा फिर से बच्चे आ जाएंगे, क्लियर? तो चैप्टर दोबारा से कहाँ की तरफ को मुड़ जाएगा? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, जितने न्यूमेरिकल्स किए थे। अब टीचर क्या बोलेगा? मेरे पास यहाँ पर 2 प्लेट्स हैं, बीच में एक चार्ज है और वो चार्ज स्टेबल है, यानी कि नीचे नहीं गिर रहा ऊपर नहीं जा रहा, तो QE इज इक्वल टू mg रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या निकाल दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। मेरी बात को समझ पा रहे हो? यानी कि टीचर ये क्वेश्चन भी तो बना सकता है, हाँ या ना? टीचर मुझे बोलेगा कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कोई प्लेट है, मेरे पास इस प्लेट के अंदर नीचे की तरफ 70 वोल्ट है और ऊपर की तरफ मेरे पास 50 वोल्ट है, ठीक? और इनके बीच की सेपरेशन H के बराबर, H मान ले, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि नीचे नहीं गिर रहा है, और यहाँ पर ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो इस चार्ज का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। और आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ को लगेगी? नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ को लग रही है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहाँ पे लग जाएगी? नीचे से ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमारे पास नीचे से ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद आप QE इज इक्वल टू mg कर दीजिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? -50 -70 डिवाइड बाई इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आ गया h। अब आप इसकी वैल्यू देखें तो हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई h। तो अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे डालकर जो भी गिवन सिचुएशन है उसको आप क्या कर सकते हो? पुट कर सकते हो। जो भी गिवन कंडीशन है उसको लगा सकते हो, जो गिवन रिक्वायरमेंट है किसी चीज को निकालने की वो आप निकाल सकते हो। बहुत एक्सीलेंट मेथड जी। लगी बात पता बच्चे आपको? यस और नो? लगी बात पता?
क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में आ रही है बात बच्चे? अब हम दो प्लेट्स का पोटेंशियल गिवन है और उसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं, उसके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं। जी क्लियर होगी बात? चले आगे की तरफ। यस सर। यस सर। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाता हूँ। दिस इज अ वॉल्यूम 2 HC वर्मा, वॉल्यूम 2 HC वर्मा, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, और इसका क्वेश्चन नंबर 62, और इसका क्वेश्चन नंबर 62, आपके पास क्वेश्चन नंबर 62। हमारे पास ये क्वेश्चन क्या चीज कहता है कि ये मेरे पास यहाँ पर y एक्सिस है, ध्यान से समझ, और ये मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस है, वी हैव y एक्सिस एंड वी हैव द x एक्सिस, और मेरे पास यहाँ पर कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान से समझिए, ये मेरे पास दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये मेरे पास यहाँ पर तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और हमारे पास क्या है, ये आपके पास आ गया 10 वोल्ट, ये मेरे पास 20 वोल्ट, और ये मेरे पास यहाँ पर 30 वोल्ट। हमारे पास ये वाला पॉइंट 10 के ऊपर है, ये वाला पॉइंट 20 के ऊपर है, और ये 30 पे, जहां पर ये सारे डिस्टेंसेस सेंटीमीटर के अंदर। और मुझे क्या बताना है इसके अंदर से, ये y एक्सिस है, मुझे बताना है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, and the direction of the electric field, and the direction of the electric field। कैसे बताएंगे? मेरे पास यहाँ पर ये जो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के मेरे पास क्या है बच्चे, वैल्यूज है। नीचे जो 10, 20, 30 है वो इनकी लोकेशंस है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। पहली चीज, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक चीज और रह गई है, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ तीनों का एंगल मेरे पास यहाँ पर 30 डिग्री, ये बच्चा हमारे पास 30 डिग्री। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर लाई करेगी। देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी, ये बच्चे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। किसके परपेंडिकुलर होती है, जल्दी बताओ बच्चे। दिस इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो मैंने तीनों ग्रीन कलर की लाइंस बनाई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने ये कैसे बना दी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे होती है, किसके साथ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो 90 डिग्री के ऊपर, और ये भी मेरे पास 90 डिग्री के ऊपर। क्लियर? पहले तो बताओ ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, यस और नो? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब चलते हैं आगे की तरफ। मैं चलूं अगर आगे की तरफ, तो मुझे अब ये देखना है कि भैया इसकी वैल्यू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तरीका तो सर ने कुछ बताया हुआ है। तरीका क्या बताया हुआ है जरा देखें। अगर मुझे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस की वजह से क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो पोटेंशियल नेगेटिव, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, लेकिन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मैंने बनाई है, 3 बनाई है, इसमें से 2 उठा लेते हैं आसपास वाली। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। आप बता सकते हो कि वो कैसे आएगा, ये वाला आएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? आपके पास इसका सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला आएगा, इसका सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला आएगा, इसका सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला आएगा। पता लग रहा है मैंने ये वाला पार्ट क्यों लिया? मैंने ये वाला पार्ट क्यों लिया? क्योंकि ये वाला पार्ट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारे पास क्या बच्चे है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारे पास ये 90 है, ये 30 है। अगर हम देखें तो ये एंगल भी मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। तो हमारे पास इन दोनों के बीच की दूरी
आपके पास किसके बराबर है? तो मेरे पास ये 20 माइनस 10, तो ये 10 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 10 साइन ऑफ 30 डिग्री। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा 10 साइन ऑफ 30 डिग्री। मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 10 साइन ऑफ 30 डिग्री। देखो हमें वो डिस्टेंस लेना है जो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो। मेघा बेटा समझ में आ रही है? हमें वो डिस्टेंस लेना है जो इस हरे रंग के अलोंग हो, और डिस्टेंस भी हमको किसके बीच में लेना है? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में मुझे वो डिस्टेंस लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझा कर लगाकर मेरे पास यहाँ पर अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ पोटेंशियल फाइनल, तो ये 10 पोटेंशियल इनिशियल माइनस 20, और इनके बीच का अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास यहाँ पर डायरेक्शन, तो कितना आ जाएगा? नाउ दिस इज 10 10 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, और क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? तो मेरे पास आ गया this is -10 20, तो ये बच्चा हमारे पास 10, and this is 10 divided by 2 into 10 की पावर -2। ये कैंसर 100 ऊपर चला जाएगा, 2 भी ऊपर चला जाएगा। तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? जल्दी बता दो। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? जल्दी बता दो। दिस इज 200 वोल्ट पर मीटर। अब मैं पूरा आंसर लिखता हूं, और आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चा हमारे पास इज, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 वोल्ट पर मीटर at the angle 120 degree, at the angle of 120 degree with respect to the x-axis, with respect to the x-axis, with respect to the x-axis। यानी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 200 वोल्ट पर मीटर है, और इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितनी है? इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितनी है? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 120। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। अब बताओ इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो। जी शाबाश। जी राघव बोलो बच्चे। तो एक बार बता दो, वो एंगल 30 डिग्री कैसे हुआ सर? एक बार बता दो बस। वो 30 डिग्री क्वेश्चन के अंदर गिवन था बच्चे। ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट डाउट पूछो किसी बच्चे का। जी महक, मेघा, स्तुति, मुदित, पक्का? ये क्वेश्चन स्कूल में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पता जरूर होना चाहिए बच्चे। ये स्कूल में नहीं आएगा, ये भी बोल देता हूँ, लेकिन पता होना चाहिए। पता इसलिए होना चाहिए यार, हम कभी भी किसी क्वेश्चन को अगर करते हैं, सपोज कि मैं किसी क्वेश्चन को करता हूं और वो क्वेश्चन मेरे दिमाग के अंदर प्रिंट हो जाता है, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन बताता है जो कि फर्दर किसी और क्वेश्चन में भी लग सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का गैप नहीं, हमें दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो गैप चाहिए, फिर समझो वो गैप चाहिए, वो सेपरेशन चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग, नंबर 1। और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये दूसरी चीज। मैं चलूं आगे बच्चे? क्लियर होगी बात ये वाली? चलें आगे, चलो। यस तो अब मेरे पास, हम बोलो 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 बी पार्ट का जो डायग्राम था वो भी कर देते हैं। क्या बेटा? फिर से बोल। सर ये बी पार्ट का डायग्राम भी कर देते हैं। लालची लड़के मेरे पास अच्छा, हमारे पास बी पार्ट जो है वो आपके पास है शायद से एक स्फेरिकल सरफेस टाइप है, यस और नो? यस सर, वो सर फोटो भेजिए, फोटो हाँ मैं देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। ये लालची लड़का है, इसको बोला जाता है कि लालची बालक। 2 मिनट, एक मिनट।
पहले ये तो देख ले कि बाकी बच्चों को बाकी बच्चों का डाउट एक मिनट, ये वाला, चलो हाँ चलो ये वाला भी हमारे पास, ठीक है, ठीक कह रहा लड़का। तो हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बने हुए हैं। तो एक इस तरीके से बन गया, और फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से बच्चा आपके पास बन गया, और फिर हमारे पास एक और आपके पास बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे। ये तीनों के तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल है। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये कितना आ गया बच्चे, ये सेंटर है, तो पहले का रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, और तीसरे का रेडियस कितने के बराबर आ गया, जल्दी बता दो। तो ये मेरे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान से समझना, हमारे पास ये है 60 वोल्ट पे, दूसरा मेरे पास यहाँ पर है 30 वोल्ट पे, और लास्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर 20 वोल्ट पे। अच्छा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच के अंदर अगर आप देखा जाए गैप तो ठीक है, चलो गैप हमको पता लग रहा है कि 10-10 का गैप है, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पहला 60 पे मिला, फिर 30 पे मिला, और लास्ट वाला किस पे मिल रहा है बच्चे 20 के ऊपर। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, यह हमारे पास यहाँ पर पूरी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है बच्चा हमारे पास, क्योंकि सेम डिस्टेंस के ऊपर अब आपका पोटेंशियल का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ कैसे। देखो पहले 10 सेंटीमीटर चले तो आपको 60 मिला, फिर नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर चले तो 30 मिला, मतलब कि 60 से 30 हो गया, और फिर नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर चले तो 30 से 20 हो गया। पहला गैप कितने का आपके पास यहाँ पर, तो आप बोलोगे 30 का। नेक्स्ट गैप कितने का है जल्दी बता दो शाबाश बच्चे, नेक्स्ट गैप आपके पास कितने, तो ये बच्चे हमारे पास 10 वोल्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई चीज फिक्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई नॉन यूनिफॉर्म आ गई। अगर मेरे पास ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब दे मोस्ट प्रोबेबल, जो हमारे पास यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल है, ये मोस्ट प्रोबेबल आपके पास क्या बन जाएगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉइंट चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इज फ्रॉम पॉइंट चार्ज, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ये हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज की वजह से, नाउ दिस इज फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट चार्ज की वजह से, जो कि आपके पास डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, ये हमारे पास डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रफली अगर मैं आपको बोलूं तो ये हमारे पास ए कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। तो ये आर स्क्वायर पे क्यों डिपेंड करेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे चलते जा रहे हो तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे वीक होती जा रही है, और इस वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस एक जैसे डेवलप नहीं हो पा रहे, और इस वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ए बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। बाकी सिमर जो इस चीज की थोड़ी सी और डिस्कशन है वो मैं तेरे साथ फोन पे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है बच्चे, क्लियर बेटा? हाँ जी सर ठीक है ना, मैं बाकी चीज आपके फोन पे, बाकी के लिए ये चीज है कि ये ए बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। चलो तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसको हम कुछ ये सोचना है, बस यार सोचना है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कर्व बन रही है तो डेफिनेट है बच्चे कि ये पॉइंट चार्ज के ऊपर बेस्ड हो। जी राघव बोलो बच्चे। सर कोई और वे है सर? क्या बेटा? सर कोई और तरीका सर करने का सर? कोई और तरीका कैसे ढूंढा जाए? देखो तरीका बच्चा हमारे पास हमेशा आसान होना चाहिए। तेरे को क्या लगता है कि तरीका आपके पास मुश्किल होना चाहिए कि आसान होना चाहिए? तो हमारे पास देख, अगर तू देख तो इसके अंदर से हमारे पास ये एक क्वेश्चन हमारे पास स्लाइटली क्या कर देते हैं बच्चे, वो टफ देते हैं बच्चे हमारे पास टफ। बाकी वो बेसिकली आपके पास क्या करना चाह रहा है, टीचर आपके दिमाग को चेक करना चाह रहा है कि इसने कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा।
कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को पता है पॉइंट चार्ज के लिए क्या क्या होती है। तो बस ये तरीका बच्चा हमारे पास, ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है, कोई बात नहीं। चले, सो हमारे पास यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। तो ये हमारे पास पॉइंट चार्ज की वजह से है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चले आगे चलते। चलो, सो अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू द वर्क डन, the work done due to the work done by external agent, work done by the external agent to bring the charges, to bring the charges, to bring the charges from the infinity, from the infinity, from the infinity to certain location, from the infinity to the certain location, certain location and आपके पास against the electric forces, and against the electric forces these charges are held stationary, these charges are held stationary to the respective point, held stationary to their respective point, to their respective points, to their respective points। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मान लिया जाए कि मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के सामने प्लेस कर देता हूं और मैं ये भी कोशिश करता हूं, देखो ये भी मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस ऑफ क्यू है, और ये मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के सामने रखना और स्टेशनरी रखना कितना बड़ा एफर्ट का काम है। और इस एफर्ट को जब हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, जब हम इस एफर्ट को यहाँ पर काम में लेके आते हैं, तो इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। हमारे पास यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्शन लग रही है, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट मैंने इनको पकड़ के रखा हुआ, मैंने इनको पकड़ के रखा हुआ है, मैं दूर नहीं जाने दे रहा। तो मैंने इनको रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट यहाँ पे जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और इस वजह से इसमें क्या आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। मुझे कैसे पता? आप इन दोनों चार्जेस को रिलीज कर दीजिए, ये दोनों चार्जेस कहाँ की तरफ को भाग जाएंगे? ये दोनों चार्जेस कहाँ की तरफ को भाग जाएंगे? इंफिनिटी पे। क्या गेन कर जाएंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब पहले कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, डैम इजी कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आपके पास इजीएस्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है। मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक मेरे पास Q1 और एक मेरे पास यहाँ पर Q2। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है मेरे पास R, ये मेरे पास Q1 और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर Q2। और मेरे पास यहाँ पर अब देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट किसके बराबर है? Q1 into Q2। दोनों के बीच का सेपरेशन कितने के बराबर है? R। लो जी, काम हो गया, बस इतना सा काम। दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस का पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इस पोटेंशियल एनर्जी को दो तरीकों से और भी बोला जाता है। दे वर्क डन टू असेंबल अ सिस्टम, दे वर्क डन टू असेंबल अ सिस्टम। एक और बोला जा सकता है दे वर्क डन, ध्यान से समझना, दे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, दे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। और यार क्या चीज है, मेरे को समझाओ क्या चीज है? ये तो बड़ा आसान है कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय डिस्टेंस R कर दो,
बिल्कुल सिंपल सी बात है। और हमारे पास अगर टीचर बोले वर्क डन टू असेंबल, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू होल्ड दीज चार्जेस एट द डिस्टेंस आर पोटेंशियल एनर्जी। अब याद रखना ये जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है ये हमारे पास चार्जेस के साइन से सेंसिटिव है। ये हमारे पास इन दोनों चार्जेस के साइन से आपके पास क्या आ गई, सेंसिटिव आ गई। ये दोनों चार्जेस के साइन से हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे, सेंसिटिव है। ये दोनों चार्जेस के साइन से सेंसिटिव है। अगर एक चार्ज नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी जीरो, दिस कैन बी पॉजिटिव एंड दिस कैन बी नेगेटिव। ये तीनों हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास यहाँ पे टीचर एक क्वेश्चन पूछता है, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी of the configuration, the potential energy of the configuration। मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर बतानी। कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है, ये हमारे पास यहाँ पर दूसरा चार्ज है, ये मेरे पास 6 माइक्रोकूलम है, ये मेरे पास 3 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पर इसके बीच का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर, और मुझे इन दोनों के बीच की क्या बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय 3 माइक्रोकूलम एंड डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर। मेरे पास U की वैल्यू कैसे निकलेगी, 9 into 10⁻⁹ 18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, और इन दोनों को ऐड करके 10⁻⁻12, नीचे 9 सेंटीमीटर 9 into 10⁻⁻2, ये कैंसर। सो दिस इज 18 into 10⁻⁹ प्लस ऑफ 2। तो जल्दी बता दो कितना आंसर आ जाएगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1.82। तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास, जी राघव बोलो बच्चे। सर इसके रिगार्डिंग डाउट सर, आपने सर अभी कहा था कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है सर। हाँ जी बोलो। तो जीरो कब होगा सर ये सर? जीरो के लिए बच्चे आपको 2 से ज्यादा चार्जेस चाहिए होंगे। ओके सर। ठीक है, और कुछ डाउट बेटा? नहीं सर, वो बस जानने का सर हो रहा था सर, जीरो कब होगा सर, सोच रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा, मैं बैठा, मैं करवाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। तो हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी, टीचर इस क्वेश्चन को दीप सिमर और कैसे पूछ सकता था, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था हमारे पास कि आप ये बताएं कि व्हाट इज द वर्क डन टू असेंबल दिस सिस्टम, द वर्क डन टू असेंबल दिस सिस्टम। टीचर ये भी पूछ सकता है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सब पता है। मेरे पास मान लिया जाए कि अब आपके पास टीचर यहां पर 2 चीजें और पूछ सकता है, they work done to deassemble this system, they work done to deassemble this system, they work done to deassemble this system। हमारे पास work done to deassemble this system क्या हो जाएगा, याद रखना, this is the negative of the potential energy, this will be the negative of the potential energy। ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट वन, या फिर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ द आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले धड़ल्ले से आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो और उसके बाद उसके लिए नेगेटिव साइन लगा दो कि आपको नेगेटिव साइन कैसे लगाना,
बहुत सिंपल तरीके से। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको नेगेटिव बना देना, और अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का तो उसको पॉजिटिव बना देना। मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान से समझ लो। मेरे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो दूरी है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर। यह हमारे पास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। नाउ कैलकुलेट द वर्क डन टू डीअसेंबल दिस सिस्टम। कैलकुलेट द वर्क डन to deassemble this system, to deassemble this system, to deassemble this system, ताकि हम इस सिस्टम को क्या कर सके, डीअसेंबल कर सके। कैलकुलेट द वर्क डन टू डीअसेंबल दिस सिस्टम, ताकि हम इस सिस्टम को पूरी तरह से क्या कर सके, डिसोसिएट कर सके या डीअसेंबल कर सके। तो अब आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं। सबसे पहला काम क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। तो सॉल्यूशन, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कैसे निकलेगी? द पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1.6 10 की पावर -19। भैया ये चार्ज सेंसिटिव है, चार्ज सेंसिटिव मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इनके बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, माइनस आएगा यहाँ पर, और इनके बीच का डिस्टेंस है 0.4 मीटर। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 9 इंटू 10⁻⁹ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2.56 इंटू 10 की पावर -38, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर 4 आपके पास है 4 मीटर है, आई एम सॉरी ये 4 मीटर है, तो 4 और आपके पास 10 कहां पर चला जाएगा, ऊपर की तरफ। आपके पास 10 कहां की तरफ को चला जाएगा, ऊपर की तरफ को चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो 0 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 0.64 आ जाएगा, और मेरे पास u विल बी इक्वल टू 9 इंटू 0.64 इंटू 10⁻⁹ -38 प्लस ऑफ आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये 10 है। तो हमारे पास यहाँ पर 64 इंटू 9, तो ये 3 और ये 6, और 6 इंटू 9 आपके पास 54, 54 इंटू 3 तो हमारे पास यहाँ पर 57। तो u इज इक्वल टू 5.76 इंटू 10⁻⁹ 9 प्लस 1 10, और आपके पास कितना आ जाएगा, -28। ये मेरे पास -28 जूल। लेकिन टीचर तो मुझे वर्क डन पूछ रहा है टू डीअसेंबल दिस सिस्टम। तो डीअसेंबल द वर्क डन टू डीअसेंबल दिस सिस्टम इज गिवन बाय, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -5.76 इंटू 10⁻⁻�28 जूल। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर से? शाबाश, बोलो बेटा, कोई दिक्कत? तो जो वर्क डन टू डीअसेंबल, सीधी पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, और फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उसके आगे नेगेटिव लगा दो, तो वर्क डन टू डीअसेंबल हो जाएगा। जी अब बताओ बच्चे, अब बताओ, शाबाश। किसी बच्चे का कोई डाउट, किसी बच्चे का कोई डाउट? जी बोलो, शाबाश। है कोई डाउट? मैं करूं आगे बच्चे स्टार्ट? बोलो शाबाश जी। यस चले सर। आगे, चलो। अब हमारे पास 2 से 3 चार्जेस हो जाएंगे। अगर मेरे पास 3 चार्जेस हैं तो मुझे 2-2 के कितने ग्रुप मिलेंगे, ये मुझे देखना है, और अपने आप पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। अरे बहुत बहुत इजी टॉपिक है कि मेरे पास यहाँ पर इस वक्त आपके पास ये एक चार्ज आ गया प्लस ऑफ Q1, ये मेरे पास चार्ज आ गया प्लस ऑफ Q2। चलो आपके दिल की इच्छा रख लेते हैं और ये माइनस ऑफ Q3 कर लेते हैं। ये डिस्टेंस जानबूझ के मैं L1, ये जानबूझ के L2 और ये जानबूझ के L3। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट लिख देंगे तो बात बढ़िया हो जाएगी। अब इस सिस्टम में 2-2 के चार्जेस के कितने पेयर्स बन जाए?
दो दो के कितने पेयर्स बन जाएंगे? तो एक पेयर मेरे पास ये वाला बन जाएगा, ठीक। आपके पास दूसरा पेयर आपके पास ये वाला बन जाएगा, और तीसरा पेयर हमारे पास चार्जेस का ये बन जाएगा। कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि रिपीट हो जाए। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो कितना आसान है। आपने एक काम क्या करना है, 1/4πε0, क्योंकि सब जगह पे आएगा तो कॉमन निकाल लेना। पहली पोटेंशियल एनर्जी तो Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2, इसके बीच का डिस्टेंस L1। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ Q2 इंटू माइनस Q3। भैया क्यों माइनस Q3? क्योंकि नेगेटिव है, डिवाइड बाई L। और फिर मेरे पास यहाँ पर तीसरी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म बताओ क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ। बताओ शाबाश। तो ये मेरे पास आ जाएगा Q1 इंटू माइनस Q3 और अपॉन आपके पास L3, और ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की है जी। जहां पर नेगेटिव चार्ज है उसको इग्नोर नहीं करना, दो दो के पेयर्स बनाने जितने पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जितने मर्जी पॉसिबल बनाते रहो, उतने बनाने जो रिपीट ना हो। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ। जो नेगेटिव साइन है उसको इग्नोर नहीं करना। तो राघव, क्या अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दो नेगेटिव टर्म्स जो आ रही हैं वो एक पॉजिटिव टर्म को कैंसिल कर दे? ऐसा हो सकता है? तो आप बोलोगे हाँ सर हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास? 0 हो जाएगी। हमारे पास ये सेम चीज वर्क डन टू असेंबल भी मानी जा सकती है, वर्क डन टू असेंबल भी मानी जा सकती है। दिस कैन बी द वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस, द वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस। और बहुत इजी, मेरे पास मान लिया जाए कि टीचर ये इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया L, ये L, तो ये अंडर रूट ऑफ 2। मेरे पास ये चार्ज आ गया Q का, ये चार्ज आ गया 2Q का, और ये चार्ज आ गया -Q का। चलो जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं सिस्टम की। तो पोटेंशियल एनर्जी की 3 टर्म्स हो जाएंगी। 1/4πε0 में कॉमन निकाल लेता हूँ। तो पहली टर्म मैं इन दोनों के लिए बना लेता हूँ। बताओ क्या चीज आ जाएगी? तो 2Q² अपॉन L। लग गया पता? मैं सेकंड टर्म किस किस की ले सकता हूँ? ये 2Q और माइनस ऑफ Q की। जल्दी बता दो किसके बराबर है? तो माइनस ऑफ 2Q² अपॉन L हो सकता है। और फिर लास्ट टर्म किसकी है? जल्दी बता दो। तो लास्ट टर्म बच्चा हमारे पास इन दोनों की है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ Q² अपॉन अंडर रूट ऑफ 2L। जल्दी बता दो इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये कैंसल, तो हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 माइनस ऑफ Q² अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। मेरी बात समझ गए? और डिवाइड बाई बच्चे अंडर रूट ऑफ 12। ये वर्क डन टू असेंबल भी है, ये वर्क डन टू असेंबल भी। अब कोई बच्चा बता दे, अगर मैं यहाँ पर पूछूं इफ इस क्वेश्चन में इफ वर्क डन टू डी असेंबल क्या होगा, तो कोई बच्चा बता सकता है कि डी असेंबल करने में कितना वर्क डन लगेगा? बोलो शाबाश। कोई बच्चा बता दे। इसी का नेगेटिव, हाँ एग्जैक्टली, इसका नेगेटिव मतलब तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपके पास क्या आ जाएगा? Q² पॉजिटिव एंड डिवाइडेड बाय 4πε0 अंडर रूट ऑफ 2। क्योंकि पॉजिटिव क्यों आ गया? क्योंकि डी असेंबल का वर्क डन नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक, क्लियर है ये वाली चीज? चलिए, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत आए तो मेरे लिए कल जरूर लेके आइएगा। बाय बाय, टेक